स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम बात करेंगे संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई और उन्होंने एक साथ जो पत्र लिखा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन मर गया, खत्म हो गया। फिर खबर आई कि बिहार के अंदर जो है इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ने वाला है। फिर इसके बाद में मीटिंग हो गई, एक ज्वाइंट लेटर लिखा गया। तो ये जो मीटिंग है ये कई दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि खड़गे जी ने बहुत पहले विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी और उसके बाद में सभी पार्टियों ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन वो अलग अलग मांग की थी। अब महसूस हुआ कि सब लोग एक साथ आए और एक साथ आकर के उन्होंने मीटिंग करने का काम किया। मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन के अंदर फिर से एकजुटता या सक्रियता बनती हुई दिखलाई पड़ रही है। हो सकता है कि ये बिहार के आने वाले चुनाव के कारण से हो। इस बीच में ये भी खबर आई कि जो है वैसे तो इसमें 26 दल थे, लेकिन अभी जो है 16 दलों ने किया है। तो बाकी दलों का क्या हुआ? कुछ दल जो है उनके बारे में जो है ये खबर मिल रही है कि उनका कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन किसी भी खबर की कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुलाकात की है जिन्हें मैं जानता हूं शरद पवार से, और उन्होंने किसी भी तरीके का इस तरीके का कमिटमेंट बताने का काम नहीं किया है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस के साथ में उसका एक अंतर्द्वंद एक चल रहा है, या ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को मुख्य दुश्मन मान करके चल रही है, इसलिए उसका अपना रवैया बदला हुआ हो सकता है। ये भी एक कारण है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि विशेष सत्र बुलाना क्यों जरूरी है, क्योंकि तमाम सारे जो सवाल थे, जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है, देश की जनता पूछ रही है पहलगाम को लेकर के, और जो तमाम सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर के, उसके ऊपर चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि चर्चा इस बात को लेकर भी होना जरूरी है कि किस तरीके से जो 5,000 करोड़ रुपया LIC का अडानी के लिए इन्वेस्ट कर दिया गया, वो भी 7.5% के ऊपर, जबकि कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेगा LIC से तो वो उसको 9% से 12% पे मिलता है। 52 लाख करोड़ की संपत्ति वाला ये LIC है, भारत सरकार का स्वामित्व है, जो है वित्तीय नियंत्रण उसका वित्त मंत्रालय के पास में है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कभी जवाब नहीं देते, इसलिए शायद वो बुला नहीं रहे हैं। क्या अंततः मजबूर होना पड़ेगा उन्हें विशेष सत्र बुलाने के लिए? मैं हमारे साथ में जो पैनलिस्ट हैं उनसे आ रहा हूं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि मोदी जी अपनी चुप्पी जो है वो 2014 से लगातार विपक्ष के प्रश्नों को लेकर के बनाए हुए हैं। उस चुप्पी को तोड़ने के लिए 2014 के बाद अपोजिशन ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे कि चुप्पी तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े, और क्या कुछ कर सकते थे? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई अगर वो मुंह ही नहीं खोल रहा, अगर जो है हमारा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करने को तैयार ही नहीं है, इतने डेलीगेशन दुनिया में चले गए, लौट के आ गए, है ना, उनकी तरफ से कम हर डेलीगेशन की तरफ से आ जाए संसद के अंदर की क्या क्या बात कर करके आए, और कितने रक्षा मंत्री वहां पर रहे, कितने विदेश मंत्री वहां पर रहे, वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो है उनसे मिलने की कोशिश की, क्या उन्होंने समय दिया, नहीं दिया, क्या बातचीत हुई? और पहले एक भी देश नहीं खड़ा था, तो कम से कम जितने देशों में गए तो कौन से देशों ने कहा कि हम भारत के साथ खड़े? कुछ तो बताना चाहिए। क्या कहेंगे आप डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी? देखिए, बात तो यह है कि मोदी जी राजनीतिक नहीं है, ये स्पष्ट रूप से खुलेआम कहते हैं कि वो व्यापारी है, और व्यापारी अपने व्यापार के लिए उसका सबसे बड़ा शस्त्र होता है कि वह मुंह बंद रखे। मुंह बंद करके चोरी चोरी वो व्यापार करता है, पिछले दरवाजे से व्यापार करता है, और यही काम ये कर रहे हैं। ये फिलहाल भी इस बार भी संसद सत्र नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो 12 सालों में 13 सालों में खरीदारी की है, और खास करके जो देश के रक्षा से, देश की ये सुरक्षा से इन्होंने ये दगाबाजी की है, वो सारी पोल पट्टी इनकी खुलने वाली है। ये जो पाश्चात्य देशों से कबाड़ अपने यहाँ इकट्ठा करके रखे हैं, और रक्षा सामग्री ऐसी चीज है, ऐसा सेंसिटिव इशू है कि उस पर खुलेआम कहा जा सकता है कि ये तो संवेदनशील मामला है, हम इसका नहीं बताएंगे, और यही एक करते रहे हैं।
जो भी खरीदारी की है, खरीदारी में इन्होंने सेना का या रक्षा विशेषज्ञों की कहीं से उनकी भी बात नहीं सुनी। अपोजिशन की तो आप बात सुनिए, इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी है। और क्या चीज खरीदे हैं, कितने की खरीदे हैं, आज तक नहीं पता है। उस सबकी पोल पट्टी खुलने वाली थी। ये जो इनका जो महत्वाकांक्षी सौदा राफेल था, राफेल भारत की सीमा पार ही नहीं कर पाया, अपनी अपनी सीमा के अंदर वो गिर गया। तो ऐसी हालत में ऐसे ही इनके जितने इन्होंने पूरा कबाड़ उठा करके रखा है, फ्रांस से खरीदा है, अमेरिका से खरीदा है, अपना जहां से खरीदा है उस, और इस सब के पीछे केवल इनका ही नहीं, पाश्चात्य देशों का पूरा बाजार दांव पर लगा हुआ था। चीन का मार्केट इस बीच एक छोटे से ये 2 दिन के विवाद में उसका मार्केट उठ गया और फ्रांस का मार्केट गिर गया। तो इस सब के चलते पाश्चात्य देशों का भी दबाव था और इनके अपने अंदर से भी गंदगी थी, जिसके चलते इन्होंने एक बहाना खोजा अपने ट्रंप का कि अपना ट्रंप ने इसको बंद करा दिया। और विपक्ष की स्थिति यह है कि विपक्ष तो अवसादग्रस्त है। शुरू से ही मीडिया के माध्यम से या अपने अराजक तत्वों के माध्यम से इन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है कि अपोजिशन तो जैसे कुछ ही नहीं है, अवसादग्रस्त है। इस बीच थोड़ा सा खुराक मिला था और खास करके समाजवादी पार्टी, समाजवादी लोगों की ये जो बढ़ोतरी हुई है, इससे थोड़ा सा इनको ऊर्जा मिली है। लेकिन वह ऊर्जा भी उस ऊर्जा का भी कायदे से लोग काम नहीं कर पा रहे। सच तो यह है कि आज की तारीख में दिल्ली को घेर लिया जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश को घेर लिया जाना चाहिए, जिसकी जहां ताकत है उसको वहां घेर लेना चाहिए। अगर ये नहीं बुलाते हैं तो समानांतर सत्र भी बुलाया जा सकता है। अगर ये संसद नहीं खोलते तो संसद के बाहर अपना बुला करके समानांतर सत्र करे। आज अब आवश्यकता है, देश को अगर बचाना है, देश की मान प्रतिष्ठा बचानी है, तो विद्रोहात्मक स्वर भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि नहीं करेंगे, बस्तर में इन्होंने जिस तरीके से किलिंग कर रहे हैं वहां पर नक्सलाइट के नाम पर, जबकि उन लोगों ने खुलेआम कई बार वो कह चुके कि आइए हमसे बात कीजिए, हम सरेंडर कर रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं, हमसे बात कीजिए। लेकिन एक हवा खड़ा किया है, नक्सल नक्सल नक्सल, और नक्सल के नाम पे अर्बन नक्सल और जाने कौन कौन सा नक्सल करके सारे लोगों की ये जो खुलेआम हत्याएं हो रही है, इस सब को लेकर के वहां पर, और खास करके आर्थिक लूट, खुलेआम आर्थिक, इनका केवल मुंडा एयरपोर्ट का मामला ही अपने आप में पर्याप्त है देश से इनकी गद्दारी साबित करने के लिए। इन सारी चीजों पर ये मुंह नहीं खोल रहे। हम ये अडानी की तो मुखबिरी छोड़ दीजिए, हमारा विदेश मंत्री खुलेआम उसने स्वीकार कर रहा है कि हम मुखबिरी किए हैं, हम मुखबिरी, और इनके और मुखबिरी का ही परिणाम था कि हमारे सेना का शौर्य धूमिल हो गया। सेना यहां से उड़ान भरी और अपने देश का बॉर्डर भी नहीं पार कर पाई। तो इन सारी चीजों को लेकर के, और उसके बाद दुनिया के पैमाने पर जो इन्होंने छीछा लेकर किया है, और भारत जैसे एक समृद्ध और विकसित और मजबूत देश का जिसकी साथ हुआ करती दुनिया के पैमाने पर, उसको भी इन्होंने धूल धूसरित किया है। और अपोजिशन के मेंबर्स को भेजे हैं वहां पर, जबकि अपोजिशन से कोई राय नहीं हुआ, इन पार्टियों से कोई राय नहीं हुआ। तो इन सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि ये तत्काल संसद का सत्र बुलाएं। लेकिन यह भी निश्चित है कि ये संसद का सत्र नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो एक समानांतर सत्र के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2-2 मिनट की टिप्पणी बस प्रोफेसर साहब और अरविंद जी आपसे लेना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, आप ये बताएं कि विशेष सत्र नहीं बुलाते हैं, समानांतर सत्र नहीं करते हैं, और क्या हो सकता है? ये बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव के अंदर जो है ये मुद्दा अगर इंडिया गठबंधन तय करे कि कम से कम 8-10 रैलियां करेगा अलग अलग इलाके के अंदर, तो चुनावी काम भी हो जाएगा और इसके मामले में जनता के बीच में क्लैरिटी भी खड़ी हो जाएगी। और अगर अच्छा रिस्पांस मिल सकता है तो फिर पूरे देश के अंदर भी जा सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब ये इंडिया गठबंधन के लोग मिलते हैं, 16 पार्टियां मिली, तो ये खुद एक्शन की बात क्यों नहीं करते हैं? मतलब सरकार से डिमांड किया वो तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन हम ये करेंगे इस मुद्दे को लेकर, ये कहने को तैयार क्यों नहीं है प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब?
आपका सवाल बहुत जायज है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। सवाल ये है कि विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है। मैंने विपक्ष के कई नेताओं से मेरी सीधी या डायरेक्टली बात हुई। उनमें एक डर है कि ये जिस तरह से वो करते हैं, हमें बंद कर देंगे, हमें परेशान करेंगे, हमारे परिवार के लोगों को परेशान करेंगे। ये एक जो डर समाया हुआ है, और जिस तरह से ये कर रहे हैं उनका डर कोई गलत नहीं है। तो ये विपक्ष के, मैं समझता हूँ कि विपक्ष के पार्टी से ज्यादा विपक्ष के नेता जो हैं वहां कहीं ना कहीं एक परेशानी है। पर दूसरी एक चीज मैं और बता सकता हूँ, अगर आप इनके अंदरूनी बातचीत का जायजा लें तो आप पाएंगे कि दो लोगों से बहुत ज्यादा परेशान है और उनको सबसे ज्यादा गालियां देते हैं। मैं तीसरे का भी नाम ले लूंगा। एक है राहुल गांधी, उनकी हर बात इनको जो है बिल्कुल कचोटती है। दूसरे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और तीसरे हैं टीएमसी के ममता बनर्जी। ये तीनों इनको खूबी आंख नहीं सुहाती है, और इन तीनों ने जो है, मैं समझता हूँ कि पूरी जो सरकार और सरकार से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रही है। जी और ये जो चुनौती खड़ी कर रखी है, ये मैं समझता हूँ विपक्ष की ताकत है। और खास करके अगर बंगाल से एसआईटी का जो रिपोर्ट आया है, जो जो जुडिशियरी ने सेटअप किया था, उसमें एक बात तो जुडिशियरी कहती है कि वहां लोग मास्क पहनकर आए थे, और एसआईटी ने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सीधे सीधे एक और एसआईटी ने कह दिया कि सारे तृणमूल जो था उन्होंने गड़बड़ी की है, जबकि जो बाकी जो न्यूज रिपोर्ट पहले भी आई है उसमें भी ये कहा गया था कि ये जो मास्क पहने लोग थे वो किसी एक विशेष हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे, जिन्होंने हिंदुओं को ही परेशान किया, और जिसकी इंक्वायरी जुडिशियरी खुद नहीं करना चाह रही। जी तो मैं ये जुडिशियरी वाली बात इसलिए बताना सोच रहा हूँ क्योंकि जो अपोजिशन का डर है वो कहीं ना कहीं जायज है। यादव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से आप एमएलसी रहे हैं। अभी जो है बहुत प्रोफेसर शिवाजी सरकार ने कहा कि अपोजिशन डरा हुआ है, इसलिए ज्यादा जो है एक्शन के अंदर नहीं आता, केवल जो है मांग वगैरह कर लेता है, ट्वीट वगैरह कर लेता है, बयान दे देता है, मीटिंग कर लेता है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भी यहाँ एक वर्कर्स मीटिंग थी बड़ी, लाया था कि एक्शन पर ये है अपोजिशन पूरा का पूरा। मुझे जो लग रहा है कि जो टॉप लीडरशिप में जिस तरीके से पासिस लोगों के यहाँ पर विपक्ष नहीं होता है, या तो आप उनके साथ हैं या उनके दुश्मन हैं, क्योंकि उनकी अप्रोच हमेशा ये रही है। तो मेरे दिमाग में तो ऐसा लगता है कि जोश में कमी नहीं है, वर्कर्स के लोगों को उतरने में कमी नहीं है, लेकिन मास स्केल पर जब तक कोई मूवमेंट नहीं होगा तो छोटे मूवमेंट को तो ये बिल्कुल क्रश कर देंगे, जो मैंने अभी तक देखा है। किसान आंदोलन हुआ, 427 संगठनों का इतना लंबा प्रोग्राम चला, तो वो एक बहुत बड़ा मैसिव मूवमेंट था। उस तरह का मूवमेंट खड़ा कर पाने में इसमें कोई कहने में दुविधा नहीं है कि अभी उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जो प्रकरण आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वर्कर्स को बचाना भी एक रणनीति होती है, और आंदोलन के लिए हो सकता है वक्त का इंतजार हो रहा हो, जो भी हो। लेकिन ओवरऑल चाहे मैं कांग्रेस के साथियों की बात करूं, चाहे बसपा के साथियों की बात करूं, चाहे समाजवादी पार्टी की या और दूसरे प्रांतों से भी जगह मिल रही है, मूवमेंट में कहीं कमी नहीं है। सड़क पर कम हो, लेकिन एक कहीं ना कहीं छटपटाहट वर्कर के अंदर भी अब शुरू हो गई है, और जिस दिन वर्कर के अंदर छटपटाहट शुरू हो जाती है तब कभी कभी मूवमेंट अपने आप भी स्वतः स्फूर्त भी शुरू हो जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि माहौल तैयार है, कभी भी किसी भी समय कोई बड़ा मूवमेंट कब शुरू हो जाए कुछ कोई कह नहीं सकता। लेकिन अभी स्ट्रेटेजिकली टॉप लीडरशिप क्या सोच रही है ये वो जाने, लेकिन एटलीस्ट समझदारी सब में एक निकल के आ रही है, और काफी हद तक कोई अब कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नेताओं के नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक के लिए यही एक पॉजिटिव साइन है
और होप जी। फॉर द बेस्ट। मुझे लग रहा है कि आंदोलन भी एक विपक्ष की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। कहां पर रुकी है गाड़ी ये अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना जान लीजिए कि मना जानना चाहूंगा, अभी दोनों साथियों ने कहा कि अभी सोचा जा रहा है। ये जो डर वाला एंगल है, क्योंकि हम अपोजिशन के साथ ही उठते बैठते हैं तो मुझे डर का एंगल तो दिखता नहीं है, लेकिन जो है हमारे दो जो है वरिष्ठ पैनलिस्ट बोल रहे हैं तो इसलिए आपकी टिप्पणी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कम्युनिस्टों के इतिहास में, सोशलिस्टों के इतिहास में, या जिस तरीके से ममता लड़ रही हैं, है ना, उनमें, यार जिस तरीके से राहुल जो है वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, तो डर कौन रहा है? ये अगर नैरेटिव बन रहा है कि डर रहे हैं अपोजिशन के लोग लड़ने से, तो ये कैसे नैरेटिव बन रहा है, जो मुझे लगता है फॉल्स नैरेटिव है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में, मैं इस बारे में मैं इससे सहमत नहीं हूं कि कोई डर के कारण। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका रिकॉर्ड खराब है, चरित्र करप्शन का उनका रिकॉर्ड है, या पहले सत्ता में रह के उन्होंने इस तरह, लेकिन अधिकांश जो विपक्ष है वो कोई डरा हुआ है या डर रहा है, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि एक्चुअली प्रायोरिटीज तय नहीं हो पा रही हैं, और इलेक्शन में चुनाव, चूंकि क्षेत्रीय पार्टियां बहुत सी हैं और वो सब अपने अपने उसको छोड़ना नहीं चाहती, सबको ये लगता है कि हमारा गढ़ ना टूट जाए, हमारे हाथ से सत्ता ना निकल जाए। उसके कारण जो कन्फ्रंटेशन है, चाहे आम आदमी पार्टी के साथ हो या टीएमसी के साथ हो या दूसरी पार्टी, उसके कारण जो एक विचारों की एकता जो बनना चाहिए और उद्देश्यों की एकता जो बनना चाहिए वो बन नहीं पा रही है। और उसका एक बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी खुद भी है, क्योंकि राहुल गांधी की भी अपनी प्रायोरिटीज हैं, वो उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। और कांग्रेस के अंदर का भी आप देखिए हालत क्या है। शशि थरूर उनके नेता वहां गए हैं, उनको भाजपा का प्रवक्ता बना दिया जाए, ऐसा कांग्रेस के नेता यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर भी यूनिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है विचारों की एकता नहीं है, और इंडिया गठबंधन को कोई शेप देने का कोई प्रयास, कॉमन कोई मिनिमम प्रोग्राम या कोई क्या हमारा मिनिमम डिमांड और व्हाट आर दी प्रायोरिटीज, हमें किस लिए मुख्य रूप से एकजुट हुए हैं, सत्ता के लिए एकजुट हुए हैं कि ये फांसीवादी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हुए हैं। सत्ता में कौन आएगा ये बाद में डिसाइड होगा, लेकिन अभी इस सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से अगर लीडरशिप में कोई इस तरह की एकता हो, इंडिया गठबंधन का कोई शेप बने, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा बने, कोई प्रोग्राम बने, और उसको लेके अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार के विरोध में बड़ा काल दिया जाए, तो मैं नहीं समझता कि ग्रास रूट वर्कर जो है वो किसी तरह से डरेगा या पीछे हटेगा। दमन तो हमेशा हुए हैं, कोई दमन कोई ऐसा तो है नहीं कि पहले नहीं हुए, पहले भी हुए हैं, आज भी होंगे। और पाकिस्तान में लोग लड़ रहे हैं दमन के खिलाफ, बांग्लादेश में लड़ रहे हैं, तो क्या भारत का विपक्ष इतना डरा हुआ है कि इस कारण से वो सरकार के खिलाफ लड़ाई में नहीं उतरेगा? मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि हम लोगों में एक जो कंसल्टेड जो एक्शन होना चाहिए, जो एक कोहेसिवनेस होना चाहिए, जो यूनिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, यूनिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए, उसकी कमी के कारण ये नहीं हो पा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका।